हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोमैकेनिक्स का बहुत ही बेसिक टॉपिक जो है काइनेमैटिक्स। ओके, होप सो इस वीडियो के एंड तक मैं आपका ये टॉपिक क्लियर कर पाऊँ, दैट इज़ काइनेमैटिक्स। ठीक है, चलिए सो हम शुरू करते हैं। नाउ वी विल फर्स्ट बिगिन विद द डेफिनेशन। पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, फिर थोड़े बहुत इसके वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे ताकि मैं समझा पाऊँ एक्चुअली फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से आप काइनेमैटिक्स को कैसे समझे और कैसे उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स टर्म जब भी आए तो आपके माइंड में डिस्प्लेसमेंट वर्ड ज़रूर आना चाहिए। ओके, सो काइनेमैटिक्स बेसिकली डिस्क्राइब्स डिस्प्लेसमेंट। आपने फिजिक्स में भी देखा होगा काइनेमैटिक्स, दैट इज पोजीशन, इट हैज़ रिलेशन विद द पोजीशन। सो सपोज मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझा दूँ। अब मैं एल्बो फ्लेक्शन कर रही हूँ, ठीक है। अब इसमें मैंने ये मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है और ये मेरी एंड पोजीशन है। तो इसमें क्या हो रहा है, मेरी पोजीशन जो है मेरे फोरआर्म की वो चेंज होती जा रही है विथ एवरी सेकेंड, दैट इज़ विथ टाइम। ठीक है, तो यही बस अपनी डेफिनेशन है। इसे ही हम बॉडी काइनेमैटिक्स, हम मोशन काइनेमैटिक्स बोलते हैं। तो वो यही है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ अ सेगमेंट। अब यहाँ अपन मूविंग पार्ट को सेगमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो सेगमेंट ओवर टाइम, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज योर काइनेमैटिक्स। अब एक छोटा सा पॉइंट इसमें आपको ज़रूर नोटिस करना पड़ेगा कि इसमें मैं इस चीज़ से कंसर्न नहीं हूँ कि वेदर कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ा है या मसल कितना फोर्स जनरेट कर रहे हैं या रेजिस्टेंस कितना अप्लाई करना पड़े। ठीक है, तो अपन फोर्स के रिगार्ड्स में डिस्कस नहीं कर रहे। अगर मैंने फोर्स के रिगार्ड्स में डिस्कस करा तो दैट विल बी काइनेटिक्स। ठीक है, वो एक अलग टर्म हो जाएगी काइनेटिक्स। सो बेसिकली ये डिफरेंस भी है बिटवीन काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स। अब हम बात करते हैं काइनेमैटिक्स दैट डिस्क्राइब्स डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन ओवर टाइम जो अपन ने एल्बो फ्लेक्शन करा, और मोशन ऑफ अ सेगमेंट जो अपना फोर आर्म है विदाउट रिगार्ड्स टू द फोर्स दैट कॉज दैट मूवमेंट, जो भी मसल उसको कॉज कर रही है, दैट इज योर काइनेमैटिक्स। ठीक है, अब अपन यहाँ पे आपका जो मूविंग पार्ट है उसे अपन या तो सेगमेंट बोलेंगे या फिर अपन उसको बोलेंगे लीवर। ठीक है, फिलहाल अपन यूज कर रहे हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट से आपको समझ जाना है कि दैट इज योर मूविंग पार्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 काइनेमैटिक वेरिएबल्स। अगेन मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये चीज़। जब भी आप कोई मूवमेंट ऑब्जर्व करते हो, सपोज अपन ये लेके चलते हैं एल्बो फ्लेक्शन, तो अब मैंने ऑब्जर्व करा तो मुझे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कौन से टाइप का मूवमेंट है। ठीक है, ये सपोज ये मैंने फ्लेक्शन करा तो ये क्या हुआ, एक एक्सिस के अराउंड एक रोटेशन हो रहा है। तो मूवमेंट्स यूजुअली टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट और मोशन, डिस्प्लेसमेंट के रेफरेंस में ये अपन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ही डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप में अपन 2 टाइप के मोशन आएंगे, ट्रांसलेटरी मोशन या तो फिर रोटेटरी मोशन। ठीक है, अब ये अराउंड एक्सिस हो रहा है तो ये अपना रोटेटरी मोशन है। अब दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए मेरे माइंड में, ये होना चाहिए कि ये कौन से कहाँ मूवमेंट टेक प्लेस हो रहा है, मतलब एक तो कौन से टाइप का है भाई, और भाई कहाँ हो रहा है ये मूवमेंट। ठीक है, तो इसके लिए अपन डिस्कस करेंगे एक्सिस एंड प्लेन्स। सिंपल कि इस एक्सिस के अराउंड हो रहा है, इस प्लेन में हो रहा है, अपन को वो पता हो स्टैंडर्डाइज मेथड, तो वही अगर अपन डॉक्यूमेंटेशन कहीं और प्रेजेंट करते हैं तो वो सिंपल हो जाता है। थर्ड इज योर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब भाई मैं कॉन्सेंट्रिक वर्क पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ या मेरा इसेंट्रिक वर्क हो रहा है ना, तो वो हो गई डायरेक्शन, आपकी लोकेशन हो गया, डायरेक्शन हो गई। फिर मैग्नीट्यूड, अरे भाई अब आप बताओगे कैसे कि कितना मूवमेंट हो रहा है। अपन यूजुअली कैसे जब असेसमेंट लिखते हैं कि एल्बो फ्लेक्शन इज इक्वल कितना लिखते हैं अपन, डिग्रीज में लिखते हैं। तो वो जो डिग्री है वो आपका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब भाई टाइम के साथ चेंज कितना आ रहा है, कौन सी स्पीड पे हो रहा है, तो ये जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी होगी।
और जो चेंज इन वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन होगी, तो उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे रेट। तो ये 5 पॉइंट्स बहुत इजी है, आपको याद रहने चाहिए। पहला अपन डेफिनेशन बोलेंगे, डेफिनेशन डिस्कस कर लिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद अपन ने वेरिएबल्स डिस्कस कर लिए। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको याद रखना है जो है आपका एल्बो फ्लेक्शन, उसी के थ्रू आप डेफिनेशन भी याद रख लोगे इजीली, और उसी के थ्रू आप ये 5 वेरिएबल्स भी याद रख लोगे कि भाई टाइप क्या है, भाई कहाँ हो रहा है मूवमेंट, मैग्नीट्यूड क्या है, रेट क्या है, और डायरेक्शन क्या है। दैट्स इट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम पहला वेरिएबल डिस्कस करते हैं, दैट इज़ योर टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, योर फर्स्ट वेरिएबल टाइप्स। अब टाइप्स मैंने आपको पहले ही बता दी कि 2 टाइप के होंगे, वेदर इट विल 2 बेसिक टाइप ऑफ मूवमेंट होंगे। उसमें से डिस्प्लेसमेंट का पहला टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन और एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अदरवाइज इट विल बी रोटेटरी मोशन और एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल। अब मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको पहले समझा देती हूँ, फिर ये सारे पॉइंट्स आपके ईजीली क्लियर हो जाएंगे। जस्ट इमेजिन दैट दिस इज़ योर femoral condyle and this is your tibia. Okay, so this is your femoral condyle and this is your tibia, your whatsoever fibula. Okay, so this is your femoral condyle and this is our tibia. Now there are 2 points on tibia, means many points are there, but just we are indicating for reference 2 points. Now first for an example for translatory motion, ट्रांसलेटरी मोशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे अपन एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट करते हैं, ACL इंटीग्रिटी जब अपन नी जॉइंट में चेक करते हैं, उसकी डिटेलिंग में अभी नहीं जाएंगे, बट एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो उसमें अपन क्या करते हैं, टिबिया को ग्लाइड करते हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसे ग्लाइड करा तो हल्का सा ट्रांसलेशन, दैट इज़ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अपनी टिबिया पीछे की तरफ ग्लाइड हुई, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और वो भी लीनियर हो रहा है, सीधा पीछे। तो इसमें अपन ये दोनों पॉइंट है, ऐसा तो है नहीं कि एक पॉइंट पहले जा रहा है दूसरा बाद में जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों पॉइंट एक साथ ही जा रहे हैं, दोनों पैरेलल डायरेक्शन में ही जा रहे हैं और एक ही टाइम पे पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मोशन क्या हुआ, इन स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ। ओके, सो सारे अपने पॉइंट्स यहाँ क्लियर हो जाते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है, लीनियर मोशन है। ईच पॉइंट ऑन सेगमेंट, सेगमेंट मतलब अपना मूविंग पार्ट, वो यहाँ पे अपना टिबिया है। तो ईच पॉइंट ऑन सेगमेंट मूव्स थ्रू सेम डिस्टेंस एट सेम टाइम एंड इन पैरेलल पाथ, दोनों पैरेलल पाथ। प्योर ट्रांसलेटरी मूवमेंट, अच्छा ओके, ये पॉइंट अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी, लेट इट बी। एग्जाम्पल की बात करें तो एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट ACL इंटीग्रिटी के लिए है। अब ये पॉइंट समझाती हूँ। देखिए, ऊपर से क्वाड्रिसेप्स भी अटैच्ड होंगे पटेला पे, पीछे से टिबिया पे हैमस्ट्रिंग्स भी अटैच्ड हैं, ठीक है, और भी काफ़ी मसल्स एंड लिगामेंट्स हैं। सो ये सारी चीज़ें एज कॉन्स्ट्रेंट्स वर्क करते हैं, ठीक है। अब अगर फ्री हो अगर और अनकंस्ट्रेंड हो कोई भी सेगमेंट, तो क्या होगा, जो मूवमेंट हो रहा है वो होता रहेगा। जैसे अगर वो मूव कर रही हूँ, नी फ्लेक्शन अपन कर रहे हैं और वो फ्री है, तो वो आराम से रोटेशन में ही जाएंगे। पर अगर ये सारी चीज़ें उसके अटैच्ड है, तो कोई किधर से पुल करेगा, कोई किधर से पुल करेगा। किसी मसल का एंगल ऑफ पुल या मतलब 90 डिग्री पे ईजिली हो जाएगा। ऐसे डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट मसल एक्ट करती है, वगैरह वगैरह, मैनी पॉइंट्स है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जब ट्रांसलेशन होता है तो सरफेस जो है कॉन्डाइल्स का वो स्ट्रेट नहीं है, ओके, दैट इज़ समवेयर इट इज़ सर्कुलर, समवेयर इट इज़ प्लेन, ऐसे है। तो उसमें क्या होगा, हल्का सा, भले वो विजिबल नहीं हो, थोड़ा सा रोटेशन होएगा, क्योंकि पीछे से मसल भी पुल कर रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा रोटेशन होएगा। तो बस ये कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट में कि प्योर ट्रांसलेटरी मूवमेंट बहुत रेयर है। क्यों? क्योंकि ना तो अपने जॉइंट्स या मूविंग सेगमेंट आइसोलेटेड होते हैं, ना ही वो अनकंस्ट्रेंड होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने रोटेटरी मोशन। इसका भी एक सिंपल सा आपको एग्जांपल समझा दूँ मैं
सेम वही फेमोरल कॉन्डाइल और अपनी टिबिया, यही पॉइंट्स हैं। अब जब नी फ्लैक्शन हो रहा होता है तो इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। मेरा मूविंग सेगमेंट नीचे जा रहा है, मूविंग सेगमेंट नीचे जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है, ये सारे पॉइंट्स है अराउंड एन एक्सिस, ये री एक्सिस अराउंड एन एक्सिस मूव कर रहे हैं, सारे पॉइंट अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस या फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव कर रहे हैं, एक ही साथ, एक ही एक्सिस के अराउंड, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने वो तो आपको दे ही दिया है। सेम इसमें भी वही पॉइंट होएगा कि प्योर रोटेटरी नहीं हो सकता, कभी कभी थोड़ा बहुत ट्रांसलेट भी होगा और फिर वापस रोटेशन स्टार्ट करेगा। वो अपन जनरल मोशंस में अभी आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा और डिटेलिंग में कि कर्वी लीनियर स्ट्रक्चर्स या मोशन कैसे होता है, ठीक है। सो हियर रोटेटरी मोशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट ऑफ अ सेगमेंट, यहाँ टिबिया अपना सेगमेंट अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस, ये रही अपनी फिक्स्ड एक्सिस ऑन इन कर्व्ड पाथ, ये कर्व्ड पाथ, ठीक है। ईच पॉइंट ऑन सेगमेंट, ये रहे ईच पॉइंट ऑन सेगमेंट मूव्स थ्रू द सेम एंगल एट सेम टाइम एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, ये भी सिंपल है। ऑल जॉइंट्स, ये सेम एंगल सेम टाइम फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन, ये ऑल जॉइंट एक्सिस शिफ्ट एटलीस्ट स्लाइटली ड्यूरिंग मोशन बिकॉज सेगमेंट्स आर नॉट सफिशिएंटली। अब इसमें क्या होता है कि ये मेरा मूवमेंट हुआ, ये मेरा कर्व्ड पार्ट में मूवमेंट हुआ, फिर थोड़ा सा मसल कोई पुल कर लेती है तो थोड़ा ट्रांसलेट हो गया, फिर वापस रोटेट हुआ। तो इससे क्या होता है कि अगर ये सपोज़ मेरा कॉन्डाइल है और ये मेरी टिबिया है और ये रोटेट हो रही है, तो पहले इसका एक्सिस ये होता है, फिर क्या होता है जब हल्का सा ये ट्रांसलेट कर लेती है तो इसका जो एक्सिस है वो हल्का सा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे all joint axes shift at least slightly during motion because segments are not sufficiently constrained to produce pure rotation. सिंपल सी बात है, कोई और अलग पुल करता है, कोई दूसरी मसल अलग पुल करती है, तो इसलिए भाई एक ही के पीछे तो ऐसे जुट के जोर से खींच ले ऐसा तो नहीं होना है ना, इसलिए वो एक्सिस चेंज होती रहती है, ठीक है। तो होप सो ये सारा आपके लिए क्लियर है, एकदम सिंपल है। दो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं अपन को, एक अपना एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट और दूसरा नी फ्लेक्शन, सिंपल। अगेन in this type of displacement only we have general motion, small discussion on this general motion. अब suppose ये तो अपन ने सारे segmented segments के बारे में बात की, that is moving part। अगर suppose नॉन सेगमेंटेड ऑब्जेक्ट्स हो, जैसे कि अपन कोई ट्रीटमेंट टेबल खींच रहे हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट टेबल के नीचे कैस्टर्स है, सिविल कैस्टर्स, जैसे ये अपना ट्रीटमेंट टेबल है, ये इसके वो है लेग्स और ये रहे यहाँ पे जो रोलर्स होते हैं ना छोटे छोटे, जिनके हेल्प थ्रू अपन ईजीली पुल कर लेते हैं। अगर सपोज़ आपको बोले कि एक हाथ से आपको उसको पुश करना है, पूरे रूम में घुमानी है, तो सीधा मोशन नहीं होना है पूरे टाइम, है ना, कभी कभी थोड़ा रोटेट भी हो सकती है वो। तो यही चीज़ समझा रहा है, यही चीज़ यहाँ पे समझनी है कि जो हमारी जॉइंट में भी जब मसल्स पुल करते हैं या पुश करते हैं, पुल करते हैं, उस टाइम भी पूरा रोटेशन या पूरा सीधा नहीं जाता, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो नॉन सेगमेंटेड ऑब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन होगा रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। एग्जाम्पल मैंने आपको बोल ही दिया कि टेबल अपन पुश करते हैं अक्रॉस द रूम बाय यूजिंग वन हैंड, कैस्टर्स जिसके लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे मोशन को, कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन को बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जॉइंट्स में कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन होता है, तो दैट इज़ योर कर्वीलिनियर मोशन। नाउ अब 2 डिमेंशन और 3 डिमेंशन। अरे भाई अपन देखते हैं, तो अपन ने तो नहीं देखा कि बहुत सारी एक्सिस ऐसे, अभी मैंने आपको पीछे समझाई कि जो सेंटर ऑफ एक्सिस है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है जब ट्रांसलेशन वगैरह ऐड हो जाता है ना। तो अपन ने तो अभी तक नहीं देखा, अपन को तो बोलते हैं कि नी फ्लेक्शन है तो पर्टिकुलर एक एक्सिस है उसके अराउंड नी फ्लेक्शन हो रहा है। तो जो वो एक एक्सिस अपन को बोली जाती है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ दीज डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब ये डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन, COR जिसे अपन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी होगी COR। अब इनका जो मिड पॉइंट होगा वो अपन एक्चुअली
जब अपन मोशन डिस्क्राइब करते हैं तो उस टाइम अपन ये एक पॉइंट ही दिखा देते हैं, दैट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दीज मल्टीपल COR. सो इन 2 dimension अराउंड अ सिंगल डिस्टिंक्ट सेंटर ऑफ रोटेशन आपको दिखेगा. जब आप 3 dimensional व्यूज जॉइंट का देखोगे, सपोज ये फ्लैक्शन का ही देखोगे, तो आपको एक हेलिकल एक्सिस ऑफ मोशन या स्क्रू, क्योंकि वो चेंज होता जाएगा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन पूरे थ्रू ऑन मूवमेंट, थोड़ा 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 थोड़ा, तो वो क्या जब अपन उन पॉइंट्स को ऐड करते हैं, वो एक्सिस के एक्सिस ऑफ रोटेशन को ऐड करते हैं, तो अपन को हेलिकल एक्सिस ऑफ मोशन या स्क्रू एक्सिस जैसा मतलब इस टाइप का प्रोजेक्शन अपन को दिखता है. ओके बस. सो दिस मच. Just you need to remember curvilinear motion in 2 dimension it has single distinct center of rotation, and in 3 dimension it has helical axis of rotation या screw axis. Then non segmented का थोड़ा सा एग्जाम्पल दे सकते हो. रोटेशन और ये ट्रीटमेंट टेबल वाला पुश कर रहे हैं अपन ज़ोर से, धक्का लगाओ भाई, धक्का लगाओ, ठीक है. सो हियर यू हैव curvilinear motion. Okay friends, now moving towards your second point of your variables, that is लोकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन स्पेस. ओके ठीक है, इसमें अपन ने 2 चीज़ें डिस्कस करने वाले थे, दैट इज़ वन इज़ योर एक्सिस एंड द अदर इज़ योर प्लेन्स. इसमें 2 चीज़ें होंगी मेरी, एक्सिस और प्लेन्स. ठीक है, पहले अपन एक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो लोकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन स्पेस. अब फॉर दिस वी नीड पर्टिकुलर सिस्टम. ओके, तो विच इज़ दैट सिस्टम? That system is your 3-dimensional Cartesian coordinate system. This is very important. 3-dimensional Cartesian coordinate system. इस सिस्टम के बेसिस पे अपन लोकेशन डिसाइड करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का लोकेशन क्या है स्पेस में. ठीक है, अब इसमें अपन को एनाटॉमिक पोजीशन में होना ज़रूरी है. तो एनाटॉमिक पोजीशन अपन को पता है. उसके बाद अपन अब एक्सिस का डिस्कस करते हैं, एक्सिस का. सो अपन ओरिजिन एक पॉइंट लेंगे. अब भाई ओरिजिन अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम इट इज़ योर सेंटर ऑफ मास. ओके, COM, सेंटर ऑफ मास. इन ह्यूमन बॉडी सेंटर ऑफ मास इज योर S2 level, approx S2 level. Now male, female, kids, it changes according to the body build. Now from this point, if what will be we have done that graph system. So this is your y-axis, this is your x-axis, and if it passes antero-posterior, that is your z-axis. ठीक है. So when x-axis, that is your also coronal axis, y-axis is your vertical axis, and z-axis is your sagittal axis. Now how, let me explain you what happens. First of all, you should know what is the sagittal and coronal. Now in our skull we have sutures. Okay, in our skull we have sutures. Okay, this is your sagittal suture, it is located over here. So whenever we pass an axis from here, which axis is passing antero-posterior here? It is our z-axis, so that is our sagittal axis. Now here is your coronal suture. Okay, it is located like this. So when an axis passes like this, which axis is passing like this? That is your x-axis, so that is your coronal axis. And the last one, that is passing from here and down. Okay, so which is this is vertical axis. Now for vertical axis, one point we can also say longitudinal axis. Why? I shall describe you that why. Because हमारे जॉइंट इतने सीधे तो है नहीं, अगर सीधे होते तो पता ही नहीं हमारा क्या ही हाइट होती है ना. फीमर भी है, उसमें भी थोड़ा वो लॉन्जिट्यूडनली जा रही है, एकदम स्ट्रेट रिजिड बार जैसे नहीं है. इसलिए हम वर्टिकल एक्सिस की जगह लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस भी यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं. ठीक है. सो
Now moving further, motion of a segment. अब मोशन ऑफ अ सेगमेंट, अब अपन दो मोशन टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कर रहे हैं, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, बराबर. तो दे आर लोकेशन. रोटेशन की बात करें तो दैट विल बी अराउंड एन एक्सिस, एंड ट्रांसलेशन की बात करें तो दैट विल बी अलोंग एन एक्सिस. सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन है तो एक्सिस के अराउंड होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट मोशन है तो एक्सिस के साथ होगा. अब इस तरीके से वी हैव 3 एक्सिस, बराबर. तो वी हैव 6 potential options according to these 3 year, 3 year, तो we have 6 potential. Now these potential options are your degree of freedom. Okay, 3 year, 3 year, degree of freedom. Now these degree of freedom depends on the constrained segments. Okay, where the attachment of ligaments, muscles, how it is attached there, all those things will decide your degree of freedom, and that is your potential option of your motion of segment. Okay, this is clear. Now we will discuss about the planes. ठीक है, planes की बात करें, so we will discuss about the planes. Same, according to the system we have 3 cardinal planes. Okay, now in them first we will discuss about the sagittal plane. Sagittal plane. Okay, now थोड़ी देर पहले ही अपन ने डिस्कस करा कि this is your sagittal axis. Okay, this is your sagittal suture. ठीक है. So when plane, एक आपको चीज़ याद रखनी है, प्लेन्स और एक्सिस में एक की पॉइंट बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज दैट, कि हमेशा एक्सिस परपेंडिकुलर रहेंगी प्लेन के. ओके, एट अ पर्टिकुलर एक्सिस प्लेन उसके परपेंडिकुलर रहेगा, वाइस वर्सा, एनीथिंग. नाउ अपन एंगुलर मोशंस ऑलमोस्ट डिस्कस करते हैं, तो उनमें क्या होगा कि मूवमेंट विल टेक प्लेस अराउंड एन एक्सिस. ठीक है, एंड इन प्लेन. अराउंड और इन का बहुत आपको इम्पोर्टेंस है, क्योंकि व्हेन अ मूवमेंट, सपोज मैं एल्बो फ्लेक्शन ही बात कर लूँ, तो व्हेन अ मूवमेंट टेक्स प्लेस देन इट इज टेकिंग प्लेस अराउंड एन एक्सिस and it is taking place in that plane. ठीक है, अब ये डिस्कस करते हैं हम एक एक बारी कि प्लेन और एक्सिस कौन से हैं. सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट सजाइटल प्लेन. सजाइटल प्लेन, ये मेरा सजाइटल सूचर है, तो ये मेरा सजाइटल प्लेन हुआ. ठीक है, अब सजाइटल प्लेन है तो मेरा एक्सिस 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहता है, तो व्हाट विल बी माय एक्सिस, कोरोनल एक्सिस. इस तरीके से कौन सी एक्सिस जाती है, कोरोनल एक्सिस, अदरवाइज इट इज़ योर एक्स एक्सिस. ठीक है, अब ये मेरा है सेक्शन, ये मेरा सजाइटल सूचर है, सजाइटल प्लेन है. इसने मेरी बॉडी को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, लेफ्ट हाफ, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ. ठीक है, नाउ इन दिस विच मूवमेंट विल टेक प्लेस. ओके, आपको 3 चीज़ें, एक चीज़ें याद रखनी. एक तो एक्सिस कौन से इसके परपेंडिकुलर रहेगी, सजाइटल प्लेन की एक्सिस कोरोनल एक्सिस रहेंगी. ठीक है, अब एग्जाम्पल्स के तौर पे अपन डिस्कस करें तो हाफ में डिवाइड हो गई बॉडी, तो आपको क्या करना है, वॉल की तरफ खड़ा हो जाना है. आपको मेरी हाफ बॉडी दिख रही है. अब इसमें कौन से मूवमेंट पॉसिबल है, चलिए मूवमेंट पॉसिबल कर देखें अपन. तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन पॉसिबल है, पर इसमें इस तरफ उस तरफ नहीं जाना, सिर्फ इसी प्लेन पे अगर अपन घूमें तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, मेरा डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन है, मेरा फॉरवर्ड बैंडिंग, बैकवर्ड ये है. ठीक है, सो दिस इज क्लियर. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द अदर एक्सिस, दैट इज योर फ्रंटल एक्सिस, फ्रंटल प्लेन सॉरी, और एज coronal plane.
ठीक है. Sagittal plane में we have sagittal plane we have coronal axis, or as we have x-axis. Here we have frontal plane. अब frontal plane की बात करें तो which is my frontal plane? बताइए. This, okay, which divides my body into front and back. Okay, so this. अब axis कौन सी होगी? Anteroposterior. 90 डिग्री कौन सी होगी? Anteroposterior. ठीक है. So my plane is coronal or frontal and my axis is anteroposterior, that is my z axis. अपन ने डिस्कस करा ना आगे. ओके, AP axis. ओके, ये हो गया. अब मूवमेंट्स की बात करें. 3 पॉइंट्स आएंगे. परपेंडिकुलर किसके हैं? एक्सिस कौन सी है? परपेंडिकुलर उसके हैं. और एग्जाम्पल्स आएंगे. हियर भी एग्जाम्पल्स आएंगे. तो इसमें अपन ने फ्लेक्शन एक्सटेंशन बराबर फ्लेक्शन एक्सटेंशन सजाइटल में हिप का हो गया या फिर शोल्डर हो गया, ये सारा. ना फ्रंटल प्लेन कोरोनल प्लेन की बात करें तो दिस इज़ माय प्लेन. अब मेरा पीछे का हाफ है एंड दिस इज़ माय आगे का हाफ. तो ये मेरा पूरा वॉल मेरा प्लेन है. तो विच मूवमेंट्स कैन टेक प्लेस अराउंड दिस एक्सिस? इस एक्सिस के अराउंड क्या क्या हो सकता है? एबडक्शन एडक्शन हो सकता है. ओके, इस एक्सिस के अराउंड आई कैन गो फॉर लेटरल फ्लेक्शन, है ना. सो योर abduction, adduction, movement of your shoulder joint, all these can take place. Then your lateral flexion of spine. ठीक है. Now our third plane, that is transverse plane. Transverse plane. Okay, so what the word itself tells, this is my transverse plane. अब मेरी एक्सिस इसके 90 डिग्री, सो इट इज़ दिस. अब ये एक्सिस कौन सी भी? वर्टिकल एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस कौन सी है? वाई एक्सिस. सो यू हैव परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस है? वर्टिकल एक्सिस. एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस भी बोलते हैं अपन वर्टिकल एक्सिस को. अब एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आर रोटेशंस. अब ये पैरेलल टू ग्राउंड है ये ट्रांसवर्स प्लेन. ठीक है. इसमें क्या हो गए? लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट. ठीक है. व्हेन वी मूव लाइक दिस एंड दिस, तो अराउंड दिस जॉइंट मूवमेंट टेक्स प्लेस. ओके, ठीक है. Okay, here we complete our axis and plane. Okay friends, now coming towards the third variable, that is your direction of displacement. Okay, now direction of displacement. So we have two directions. One we have discussed earlier, two directions. Now we have two type of motion. One is your rotatory motion and one is your translatory motion. Now rotatory motion, what will happen? Two direction will be there, whether it will be clockwise or it will be anti-clockwise. So here you have clockwise or as anti-clockwise. So these are two direction of rotation and we have three cardinal axes. Same here in translatory motion, you have positive or it will be negative. We will discuss that afterwards. So first we will just discuss about rotatory. Now same things we need to discuss but in terms of the direction. Okay, so three cardinal axes, two direction of rotation. Now around three axes we have already discussed what movements takes place. Suppose we are first going for flexion extension. So this is my flexion and this is my extension. So what is here axis? Here we have frontal axis. And which plane it is? It is sagittal plane. Okay, sagittal plane, yes. So flexion extension, we have sagittal plane and we have coronal axis. Now what is flexion? When the ventral surfaces come towards each other, that is your flexion, and when they go away, that is your extension. So four things you need to describe. One will be your plane you need to write, your axis you need to know,
and the particular definition of those movements simply for all these three. Second is our abduction and adduction. Okay, abduction, here your abduction and your adduction. No need to remember like, oh my god, I need to remember the axis and plane separate. Nothing, just perform the movement. This is my abduction and this is my adduction. So which plane is it? This plane. It is frontal or coronal plane, and now 90-degree axis will be this. So which is this axis? Say it is anteroposterior axis or our z axis. Simply from movement you can decide what will be your axis and what will be your plane. So here you have coronal or frontal plane and you have anteroposterior axis or your z axis. Abduction, when we move away from the body midline, and adduction when we come towards the midline of the body. In your own way you can just define these things. Now we have medial and lateral rotation or external rotation. Discussing about rotations, just imagine your foot moving in and out. So we know the axis, it will be vertical axis, and what will be the plane? 90 degree, that is your transverse plane parallel to the ground. Simple. No need to remember everything like transverse plane, vertical axis or longitudinal axis. And medial rotation definition you can frame in your own way, like moving towards the midline body and moving away from the body, rotating away from the body. Now we will go for translatory motion. In translatory motion, as the motion is linear, so it can be, one can be in the direction along the axis or in opposite direction. When it will be along the axis, it will be positive. When it will be opposite, it will be negative. Okay, so we have 3 cardinal axes, 2 directional along axis. Simple. Now these are axes. This is our y axis, this is our x axis. So here when we go towards right, it will be positive, and when we come towards left, it will be negative. When discussing about y axis, okay, y axis, if we go up, it will be positive. If we come down, it will be negative. Simple. Discussing about your z axis, anteroposterior axis, if we come forward, front, that will be your positive, and if we go back, that will be your negative. Simple. So it is clear direction of displacement. Now moving further towards the fourth variable. Okay friends, now moving further towards our fourth variable जो है magnitude of displacement. अब इसमें हम देखेंगे units, बराबर है. We have two type of movements, हमारे पास दो है. One is your rotatory and other is your translatory. Okay. Now rotatory और angular displacement की बात करें, हमेशा हम जब भी range of motion वगैरह measure करते हैं, हम गोनियोमीटर से measure करते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं, कैसे मतलब वैल्यू कैसे हम उधर लिखते हैं, हम पर्टिकुलर डिग्रीज़ में लिखते हैं. 25 डिग्री है या कितने भी डिग्री है तो हम डिग्रीज़ में लिखते हैं. तो ये जो डिग्री है वो एक सिस्टम के थ्रू होता है कि जैसे हमारा डिग्रीज़ वाला है तो दैट इज़ यूएस यूनिट्स के हिसाब से. ओके, सो ये जो वैल्यू है इसे अपन यूनिट्स बोलते हैं. ये जो डिग्री है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. सो सिंपली ये सारा कवर कर दिया मैंने, रोटेशन, मूवमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब ये दो चीज़ों में होता है, डिग्रीज़ में भी मेजर कर सकते हैं, रेडियंस में भी आप मेंशन कर सकते हो. अब डिग्रीज़ यूएस यूनिट के हिसाब से, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूनिट्स के हिसाब से है. रेडियंस की बात करें तो एसआई यूनिट, दैट इज़ योर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब कंप्लीट सर्कल की बात करें तो अपन को भी पता है कितना डिग्री होएगा, 360 डिग्री होएगा भाई, 360 डिग्री पर रेडियंस का 6.28 रेडियंस. सो ऐसे अपन कैलकुलेट करें तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57.3 डिग्री. ओके, देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 0.01745 रेडियन. ओके, दिस particularly you need to मगा. नाउ अब अपन रेंज ऑफ मोशन की बात करें, क्योंकि डिग्रीज़ की बात आई तो भाई रेंज ऑफ मोशन तो आनी ही है, तो उसका डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं. रेंज ऑफ मोशन का डेफिनेशन. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेटरी मोशन, ये मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेटरी मोशन है, दैट अ बॉडी सेगमेंट मूव्स थ्रू और कैन मूव इज नोन एज रेंज ऑफ मोशन.
आपका पूरा ये एक्सप्लेनेशन ही डेफिनेशन है रेंज ऑफ मोशन की। उसके बाद स्टैंडर्डाइज क्लिनिकल मेथड की बात करें तो अपन गोनियोमीटर से मेजर करते हैं रेंज ऑफ मोशन, अपन मेंशन करते हैं अपने असेसमेंट वाले पोर्शन में। देन यू कैन ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोगोनियोमीटर और आजकल चल रहा है 3 डिमेंशन मोशन एनालिसिस सिस्टम। ओके, व्हेन यू ऑब्जर्व गेट एंड एवरीथिंग, सो उसमें सारे डिग्रीज एंड एवरीथिंग खुद ही मेंशन होके आ जाते हैं आपके पास। सो दैट इज़ योर 3 डिमेंशनल मोशन एनालिसिस सिस्टम। नाउ वी मूव टुवर्ड्स ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो ये ट्रांसलेटरी मोशन भाई लेंथ के अपन को लेंथ ही डिस्कस करनी है यहाँ पे। ट्रांसलेटरी मोशन में लेंथ ही डिस्कस करते हैं अपन, बराबर। लेंथ का मैग्नीट्यूड बोलना है तो लेंथ का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, ये अपन को मोस्ट प्रोबेबली फुट, इंच, ये सारा पता ही है अपन को। तो यूएस यूनिट्स के हिसाब से इट इज़ फुट एंड इंच, एसआई यूनिट के हिसाब से मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में अपन मेजर करते हैं। अब एंटायर इसके एग्जाम्पल, इसका तो ले लिया आपने एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लेते हैं अपन। तो इसके एग्जाम्पल जब अपन एंटायर बॉडी का देखते हैं तो अपन 6 मिनट वॉक टेस्ट कराते हैं, उसमें देखते हैं भाई कितने फुट चले या कितने सेंटीमीटर कवर हुआ, जो भी है। फिर बाकी दूसरा है 3, अगेन इसमें भी यही है 3 डिमेंशनल मोशन एनालिसिस सिस्टम थ्रू भी अपन छोटे छोटे ट्रांसलेटरी मोशंस का देख सकते हैं मैग्नीट्यूड। सो ये आएगा अपना मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में, ये सारी यूनिट्स आएगी, ठीक है। Now moving further towards our 5th variable, that is your rate of displacement. Okay, rate of displacement, so it is displacement per unit time. If we consider displacement per unit time regardless of direction, then it is speed. If direction is considered, then it will be your velocity. Okay, now velocity per unit time, then it is your acceleration. 3 terms we should know. Displacement per unit time is your speed regardless to direction. If direction is considered, then it is your velocity, and if velocity per unit time, then it is your acceleration. Now velocity, again we have 2 linear angular velocity value we know, हमें आता ही है, मीटर पर सेकेंड है। सो दैट इज़ एसआई के हिसाब से मीटर पर सेकेंड हो गया, यूएस के हिसाब से फीट पर सेकेंड हो गया, एंगुलर की बात करें तो डिग्री पर सेकेंड हो गया। सेम एक्सेलरेशन में भी वही लीनियर और एंगुलर अप्लाई करना है, सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा इसमें सब जगह पे, ठीक है। अब ये चीज़ें, ये वेलोसिटी अपन मेजर कैसे करेंगे, तो वही चीज़ है इलेक्ट्रोगोनियोमीटर है, जो चेंज जैसे जैसे मूवमेंट में चेंज होता है वैसे वैसे अपन को बताता है, और 3 डिमेंशनल मोशन एनालिसिस सिस्टम है जो भी अपन डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। अपन देख सकते हैं ओवर टाइम पे, सपोज वाइल गेट एनालिसिस अपन जब करते हैं तब अपन एंकल का अगर सपोज एक मूवमेंट ही ऑब्जर्व करें, एंकल जॉइंट मूवमेंट ही बताएं, तो न्यूट्रल एक अपन ने देख लिया, ऊपर जाएगा डॉर्सी, नीचे प्लांटर, और ये टाइम ट्रैवल, ठीक है। अब वाइल अपन हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, टो ऑफ, इन सब में डॉर्सी फ्लेक्शन भी हो रहा है, प्लांटर फ्लेक्शन भी हो रहा है, न्यूट्रल में भी आ रहा है वो बीच बीच में। तो ये जो टाइम के साथ चेंज इन स्पीड है, टाइम सीरीज प्लॉट, ये इधर 3 डिमेंशनल मोशन एनालिसिस सिस्टम में, तो ये सारा आता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, होप सो आपका ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा, काइनेमैटिक्स क्या है, उसके 5 वेरिएबल्स क्या है। अब अगर आपसे कोई पूछे तो आप डेफिनेटली बता पाओगे व्हाट इज़ काइनेमैटिक्स, एटलीस्ट इन योर ओन वर्ड्स, एंड व्हाट आर दी वेरिएबल्स, क्योंकि आपके माइंड में वो 5 क्वेश्चंस होने चाहिए। कौन सी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड, रेट, टाइप्स, ओके, ऑल दिस विल कम इन काइनेमैटिक्स। थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड press the like button if you enjoy this video. Thank you.